गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। ग्रंथु महाराज लर्ज उठे। कैसी मासूम सूरत, लेकिन चालाक है वो। उसने अपने इर्द गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर रखी हैं जिनकी दूसरी तरफ देखना नामुमकिन है। उसने ग्रंथु महाराज के तमाम इरादे खाक में मिला दिए थे। यहाँ आने के बाद महाराज ने जिस अंदाज में अपना काम शुरू किया था, उससे अंदाजा होता था कि थोड़े ही दिन में पूरे हरियाणा में उनका बोलबाला होगा। हरियाणा के लोग अब भी उस महान साधु से नाराज न थे जो राजमहल मंदिर में रहता था, लेकिन ग्रंथु महाराज भी किसी के मोहताज थे और वो थी राजकमल। हाँ, वो राजकमल की ताकत का भरपूर अंदाजा लगा चुके थे। उन्हें मालूम था किसी भी मौका पर उसे शिकस्त देना नामुमकिन है। पर नामलाल जिस तरह से उसकी मुट्ठी में थे, उससे अंदाजा होता था कि अब जीते जी वो भी उसके जाल से नहीं निकल सकेंगे। लेकिन क्या वो खुद प्रणाम लाल से वसीयत एक मर्द के मुतमिन है? क्या प्रणाम लाल उसे नौखेज लड़की की जवान ख्वाहिशात पूरी करने में कामयाब हैं? ये एक नुक्ता ग्रंथु महाराज के जहन में हमेशा उलझ जाता था, लेकिन उसके बारे में तहकीकात की हिम्मत उनमें ना थी। उन ख्यालात पर भी वो लर्जा बाकदाम थे कि कहीं उनके इन ख्यालात की इतला राजकमल को ना हो जाए। बहरहाल उनकी इज्जत बरकरार थी। उनकी तरफ आंख उठाकर देखने वाला कोई नहीं था। राजकमल की चालों ने प्रणाम लाल के मन में उनकी इज्जत और बढ़ा दी थी। क्या ज़रूरत थी कि राजकमल के बारे में तजस्सुस किया जाए? राजकमल का हुस्न परंतु ग्रंथु महाराज की राल टपका रहा था, लेकिन वो एक ठंडी सांस लेकर सोचते कि वो उनके बस की बात नहीं है। आकाश पर चांद दमकता है, उसकी रोशनी सबके लिए है। चांद को अपनी झोली में भर लेने की आरज़ू बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने ज़हन से ये ख्यालात झटक दिए और फिर वो राजकमल के प्रोग्राम के बारे में सोचने लगे। वो जानते थे कि राजकमल उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है, लेकिन उसी में ही उसकी मुक्ति थी कि वो अपना कंधा पेश करते रहें। ज़रा भी कंधा हिला और गोली खुद उनके भेजे के पार हो जाएगी। चुनाचा वो राजकमल के प्रोग्राम को अमली शक्ल देने के लिए तैयारियां करने लगे। उस गुफ्तगू के तीसरे रोज़ उन्होंने भानुमति को पैगाम भिजवा दिया कि आज वो पूजा के लिए ज़रूर आए, और भानुमति हिम्मत के मारी किस्मत की मारी पहुंच गई और ग्रंथु महाराज ने उसका इस्तकबाल किया। लेकिन उनके चेहरे की परेशानी साफ पड़ी जा सकती थी। क्या बात है महाराज, आप परेशान हैं? भानुमति ने पूछा। हाँ भानुमति, क्या तूने अपने पेट में बालक की चलत फिरत महसूस की है? अभी नहीं महाराज, भानुमति ने जवाब दिया, लेकिन मेरा इल्म कहता है कि तू माँ बनने वाली है। महाराज की दिया है, भानुमति ने खुश होकर कहा, और फिर अफसगुर्दगी से बोली, लेकिन महाराज प्रणाम लाल ने तो फिर मेरी तरफ रुख ही नहीं किया। महाराज प्रणाम लाल? ग्रंथु महाराज ने परेशान लहजे में कहा, प्रणाम लाल एक बहुत बड़ी मकड़ी के जाल में फंसा हुआ है और अब ये मकड़ी अपने पांव फैला रही है। मैं नहीं समझी महाराज, भानुमति ने कहा। भानुमति, तू जानती है कि मैं तेरे पिता का दोस्त हूँ और मुझे तुझसे भी मोहब्बत है। भानुमति, मैं तेरे लिए जो जाप कर रहा हूँ उसके वीरों ने ही मुझे बताया है कि तेरे पेट में बालक आ चुका है, मगर उन्होंने एक ऐसी बात बताई है जिसने मेरे होश उड़ा दिए। वो क्या महाराज? भानुमति ने परेशान लहजे में पूछा। क्या तेरा ख्याल है भानुमति कि राजकमल इस बात से खुश होगी कि हरियाणा का वली अहद तेरे पेट से पैदा हो? मैं जानती हूँ महाराज कि ये राजकमल को पहली चोट है। हाँ, वो इस चोट से तलबला रही है। वो नरखनी तेरे खिलाफ साजिश कर रही है। महाराज ने वार कर दिया। साजिश? कैसी साजिश महाराज? भानुमति परेशान होकर बोली। सुनने की हिम्मत रखती है भानुमति? मुझे बताओ महाराज, भानुमति ने मिन्नत करते हुए कहा। तो सुन भानुमति, तेरी औलाद की सबसे बड़ी दुश्मन राजकमल है। वो तेरे बालक को पैदा होते ही कत्ल कर देगी।
उसने तैयारियां कर ली हैं और भानुमति अगर वो जिंदा रहेगी तो तुझे कभी मां ना बनने देगी। भानुमति के पूरे जिस्म से पसीना छूट पड़ा और वो कांपते हुए शरीर और फटी फटी आंखों से ग्रंथु महाराज को देखती रह गई और काफी देर तक वह सकते के आलम में रही और फिर भर्राई हुई आवाज में बोली, फिर महाराज मैं क्या करूं और मुझे कोई उपाय बताइए, वरना मैं सूख सूख कर मर जाऊंगी। सिर्फ एक भानुमति, महाराज ने आंखें बंद करके कहा। क्या महाराज, बताइए क्या? भानुमति ने उनके पांव झंझोड़ते हुए बोली, तुझे राजकमल का खून करना होगा। हाँ, तुझे अपने सुहाग, अपनी ममता के लिए राजकमल का खून करना होगा, अपने हाथों से। और भानुमति उनकी सूरत देखती रह गई। भानुमति के चेहरे पर जर्दी खंडी हुई थी और वह फटी फटी आंखों से ग्रंथु महाराज को देख रही थी और ग्रंथु महाराज ने आंखों को बंद कर लिया था। उनके कान बेचैनी से भानुमति के अल्फाज सुनने का इंतजार कर रहे थे। अब बात सिर्फ राजकमल की नहीं थी, बल्कि खुद उनकी जिंदगी खतरे में थी। भानुमति उनके लिए जहरीली नागन बन गई थी और चोट खाई हुई नागन जब वार करती है तो उसके कांटे का मंतर नहीं होता। ग्रंथु महाराज इस बात से बखूबी वाकिफ थे। उन्हें वो वक्त याद था जब भानुमति ने बफरे हुए लहजे में उनसे कहा था कि वो उनका कच्चा चिट्ठा खोल देगी। ग्रंथु महाराज सचमुच घबरा गए। अगर भानुमति ये राज तश्ती अदबाम कर देती तो फिर उनका कहीं ठिकाना नहीं था। अगर गुरु महाराज यानी राजकमल और उनकी मदद ना करती तो महाराज शायद अब तक महल छोड़कर भाग निकलते और महल में वो किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते थे। दुनिया भर के ऐशो आराम मुहैया थे, ना सही रानियां दासियां ही कौन सी कम हसीन थी। ये ठीक था कि अभी कहीं दाल नहीं गली थी, लेकिन अगर गुरु महाराज खुश हो गए तो ये काम भी कौन सा मुश्किल था। बहरहाल उन्हें चालाकी से राजकमल की चाल को नाकाम बनाना था और अब वो भानुमति का जवाब सुनने के लिए बेचैन थे। क्या सोच रही है मूर्ख? तू कैसी माँ है, अपने बालक का जीवन नहीं बचा सकती? तू कैसी पत्नी है, अपने सुहाग को नहीं हासिल करना चाहती? मैं उस कलंकिनी को कैसे ठिकाने लगाऊंगी महाराज? भानुमति ने गहरी सांस लेकर पूछा। उसके लिए तुझे मेहनत करना होगी भानुमति, महाराज ने कहा। मुझे बताओ महाराज, मैं क्या करूं? भानुमति परेशानी से बोली। तू प्रणाम लाल की बजाय राजकमल से दोस्ती कर लो, उससे प्रेम का बर्ताव करो और उसकी गहरी सहेली बन जा। अपने महल में उसकी दावत कर और उसके महल में जाकर, और जब वो तेरी सखी बन जाएगी तो फिर एक शाम उसे गंगा के किनारे ले जा, अपने हाथ से उसे गंगा में धकेल दे। इस काम में समय जरूर लगेगा, मगर उसके अलावा और कोई तरकीब नहीं है। महाराज को शुबा भी ना होगा। तू खूब रोना पीटना, तब उन्हें तेरी बात पर यकीन आ जाएगा। भानुमति गहरी सोच में डूबी हुई थी और फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं ऐसा ही करूंगी महाराज, मैं ऐसा ही करूंगी। तब मैं तुझे कामयाबी की खुशखबरी देता हूं, तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, बस अब तू जा। और भानुमति दिमाग में सैकड़ों उलझने लिए वापस चली आई। होली का त्यौहार करीब था और पूरे हरियाणा में तैयारियां हो रही थी। गुलदल उछल रहे थे और खुशियां मनाई जा रही थी। महल में रंग बिखरे हुए थे। भानुमति ने होली के दिन को राजकमल से राहो रस्म बढ़ाने का फैसला किया था। होली का दिन ही आ गया और रंग और रोशनी के तूफान उमड़ पड़े और भानुमति ने पैगाम भिजवाया कि वो राजकमल से होली खेलने आ रही है। ये पैगाम महाराज पर प्रणाम लाल के सामने ही पहुंचा था। प्रणाम लाल ने हैरानी से राजकमल की तरफ देखा, लेकिन राजकमल ने फराख दिली से पैगाम लाने वाले से कहा, रानी भानुमति से कह दो कि हम उसके स्वागत के लिए तैयार हैं। पैगाम लाने वाला वापस चला गया तो प्रणाम लाल बोले, ये अनोखी बात है, भानुमति के मन में ये कहाँ से समाई, और वो भी हमारी अपनी है महाराज। मेरा तो दिल दुखता है कि मैंने उसके हक को मार रखा है। अगर वो आती है तो आए, तो हम उसका स्वागत करेंगे महाराज। तुम बड़े दिल गुर्दे की मालिक हो राजकमल। भगवान तुम्हें जितनी मोहनी सूरत दी है उतनी सुंदर दिल भी दिया है। तुम अपनी सौकन के साथ भी इतना अच्छा सलूक करती हो। मैं महाराज की दासी हूँ। महाराज ने मुझे जो जगह दी है उस पर मेरा रुआ रुआ महाराज पर निछावर होता है, और भानुमति का नाम भी तो मेरे प्रेमी के साथ है, और फिर मैं उससे प्रेम क्यों ना करूंगी। राजकमल ने शराब बरसाती आंखों से प्रणाम लाल को देखते हुए कहा और नाज से उनके मुंह पर संदूर मल दिया।
महाराज ने आगे बढ़कर उसे बाजुओं में भींच लिया और अपना चेहरा गोंदनी के दमकते हुए चेहरे से मलकर उसके मुंह को भी रंग दिया और गोंदनी खनकते हुए कहके लगा रही थी और प्रणाम लाल भी हंस रहे थे। तुमने मुझे नया जीवन दिया है राजकमल। भागवती और रतन कौर ने उस दिन मुझे नरक में झोंक दिया था और उसने मुझे अबुल हवास बूढ़ा कहा था और मैं सोचने लगा था कि क्या वाकई मैं बूढ़ा हो गया हूं। अगर मुझे एहसास हो जाता और कि राजकमल मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मैं पागल हो जाता, मैं आत्महत्या कर लेता। भगवान न करे ऐसी खुशी के समय ऐसे शुभ मुंह से निकाले महाराज। राजकमल ने प्रणाम लाल के मुंह पर हाथ रख दिया और प्रणाम लाल ने उसकी हसीन आंखों को चूम लिया। तुम मौजूद हो राजकमल, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, उन्होंने प्यार से उसके रुखसारों को छेड़ते हुए कहा और इतनी देर में भानुमती अंदर आ गई। उसके पीछे बांदियां होली खेलने का सामान उठाए हुए थी। भानुमती के दिल में जो कुछ भी था लेकिन होंठों पर मुस्कान थी और उसने आते ही प्रणाम लाल के चरण छुए और राजकमल के रुखसार पर बोसा दिया और फिर उसने एक बांदी के सर पर रखे थाल से एक खूबसूरत सी ओढ़नी निकाली और राजकमल के सर पर डालती हुई बोली, राजकमल, अपनी बड़ी बहन की यह हकीर सी ओढ़नी स्वीकार करो, आज से मैं तुम्हारी बहन समा हूं। प्रणाम लाल ने तो मैंने खेद अंदाज में आंख बचाई थी लेकिन राजकमल के चेहरे पर खलूस ही खलूस था। तुमने मुझे बहन का दर्जा देकर सब कुछ दे दिया है दीदी, और मैं बड़ी बहन की तरह तुम्हारी इज्जत करूंगी। और भानुमती ने उसे गले से लगा लिया। प्रणाम लाल मुस्कुरा रहे थे और उन्हें उन दोनों के गठजोड़ से खुशी हुई थी। दोनों के दिल में क्या है और उससे वो काठ का उल्लू बेखबर था। राजकमल ने भानुमती की खूब खातिर की और दोनों ने मिलकर प्रणाम लाल के साथ होली खेली। दोनों बहुत खुश नजर आ रही थी और उसी रात के लिए भानुमती ने राजकमल को दावत दे डाली। उसने महाराज से भी आने की दरख्वास्त की थी और फिर जब वो चली गई तो प्रणाम लाल बोले, तू हमारी सुंदर राजकमल ने भानुमती का भी मन जीत लिया। आखिर अब वो सिर्फ मेरी सौकन नहीं है महाराज, बहन बन गई है। राजकमल ने आंखें मटकाते हुए कहा और प्रणाम लाल किसी सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि भानुमती की काया कैसे पलट गई। मैं नहीं समझी महाराज। राजकमल ने हैरानी से बड़ी बड़ी आंखें फाड़ते हुए कहा और प्रणाम लाल मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखने लगे। तू जितनी सुंदर है राजकमल उतनी ही भोली और मासूम है और तू अपने दुश्मनों से भी प्रेम करती है। कितनी सादा दिल है तू। मैं नहीं मानता कि भानुमती के मन में बिला वजह तेरा प्रेम जागा है। ये सब लोग तुझसे जलते हैं और तू उन्हें कैसे पसंद करती होगी। नहीं महाराज, मुझसे कोई क्यों जलने लगा, और वो जैसी भी है अब मेरी दीदी है, मैं उसका प्रेम नहीं ठुकराऊंगी। हम शाम को उसके महल में चलेंगे, राजकमल ने कहा और महाराज मुस्कुराने लगे। जैसे तेरी मर्जी भगवान, उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा और फिर उस रात को दोनों भानुमती के महल में गए। भानुमती ने पिग पिग दीप जलाए थे। उसने राजकमल का ऐसा स्वागत किया कि खुद प्रणाम लाल भी उससे मुतासर हुए बगैर न रह सके। उन्होंने सोचा कि शायद भानुमती को अकल आ गई है। उसने सोच लिया है कि महाराज की मोहब्बत भी उसी तरह हासिल की जा सकती है। राजकमल से प्रेम को बहरहाल उन्हें इस बात से खुशी हुई थी। वक्त गुजरता रहा और भानुमती इस दौरान कई बार राजकमल से मिलने आई। कई बार उसने राजकमल को बुलाया और वह पूरी होशियारी से ग्रंथों महाराज की बनाई हुई स्कीम पर अमल कर रही थी। महाराज प्रणाम लाल अपने कामों में मसरूफ थे और भानुमती के इस रवैये से मुतासर होकर वो कभी कभी भानुमती के यहाँ भी रात गुजार लेते। राजकमल को इस पर कोई एतराज नहीं होता था, बल्कि बाद औकात वो खुद प्रणाम लाल को भानुमती के पास भेजती थी। भानुमती खुश थी कि ग्रंथु महाराज की बताई हुई तरकीबें काम आ रही हैं और वह वक़्त की मुंतज़िर थी और अब वो अपना काम कर गुजरना चाहती थी। उसे देर होने का शदीद एहसास हो रहा था। एक शाम वो राजकमल से मुलाकात करने पहुंची। राजकमल ने हस्बे मामूल मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। दोनों गले मिली और फिर एक दूसरे के सामने बैठ गईं। भानुमती के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। क्या बात है भानुमती दीदी, उदास हो? नहीं राज, कोई बात नहीं, भानुमती ने गहरी सांस लेकर कहा। कुछ तो है दीदी और मुझसे छुपाओगी? राजकमल ने कुरीद की। बस मन भारी भारी है, तबीयत उचाट उचाट सी है, राजकुमारी की हरकतें हैं सब, राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा और भानुमती शर्मा गई। फिर बोली, गंगा की सैर को मन चाह रहा है, सोचा तुमसे बात करूंगी। अगर तुम चलो तो कल हम दोनों
कश्ती में बैठकर गंगा की सैर को चलेंगे। जरूर दीदी, और तुम्हारा मन खुश करने के लिए तो मैं सब कुछ करूंगी। राजकमल ने सादगी से मुस्कुराते हुए कहा। तब फिर तय है कि कल शाम हम दोनों सैर को चलेंगी। साथ में हम बांदियों को या किसी और को नहीं ले चलेंगे, सिर्फ एक मांझी होगा। बांदियों के साथ सैर का मजा नहीं आएगा। हम दोनों ही चलेंगे दीदी, किसी और को लेने की क्या जरूरत है। राजकमल ने कहा और ये बात तय हो गई। भानुमति अपनी स्कीम की कामयाबी की दुआएं मांगती हुई वापस आ गई। ग्रंथु महाराज ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा और राजकमल हंस पड़ी। आप हमें शर्मिंदा करते हैं महाराज, हम किस काबिल हैं, उसने हंसते हुए कहा। रानी जी, और मेरी पूरी जिंदगी बीत गई और मैंने बड़े बड़े ज्ञानेश्वर देखे, बड़ी बड़ी महान स्त्रियां देखी, लेकिन जो बात आपकी है वो कहीं नहीं पाई। अगर रानी जी क्षमा करे तो साफ कह दूं कि आप जैसी चालाक औरत पूरे संसार में ना होगी। आप वो सोचती हैं जो दूसरों के मन में आ ही नहीं सकता, और मेरी तमाम शक्ति आपके सामने धरी रह गई। ग्रंथु महाराज ने अजीब से अंदाज में कहा। बस महाराज, ज्यादा ना बनाएं, खामोश हो जाएं। दास खामोशी से महारानी, लेकिन जब कभी तन्हाई में आपके बारे में गौर करता हूं तो सोचता हूं भगवान ने क्या सोचकर आपको बनाया होगा। भानुमति की धमकी से तो मेरी जान निकली जा रही थी। ऐसे में मुझे गुरु महाराज याद आए और मैंने सोच लिया कि गुरु महाराज के पास उसका अपाय जरूर मौजूद होगा। राजकमल हंसती रही और फिर थोड़ी देर के बाद संजीदा होकर बोली। वक्त आ गया है और अब ओहो, कब रानी जी? आज शाम 4 बजे से 5 बजे तक, राजकमल ने बताया और ग्रंथु महाराज के चेहरे पर अजीब से आसार फैल गए। बात हो गई है? हाँ, कल रात तय हो गई थी। तब आप चिंता न करें महारानी जी, दास अपना काम अंजाम देगा। काम ठीक ही होना चाहिए महाराज। आपने एक तीर से 2 शिकार करने का फैसला तो नहीं किया है? राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं नहीं समझा महारानी जी, ग्रंथु महाराज ने हैरत से कहा। आपका 1 तीर से 2 शिकार कर सकते हैं महाराज। मैं आपकी जगह होती तो यही करती। वो कैसे? ग्रंथु महाराज अब भी कुछ नहीं समझे। हम दोनों गंगा की सैर को जाएंगे। भानुमति मुझे धक्का दे देगी, लेकिन महाराज ऐन वक्त पर नहीं पहुंचेंगे और किसी को उसके बारे में मालूम नहीं होगा। फिर जब मैं डूब जाऊंगी तब महाराज को असल बात पता चलेगी और भानुमति भी मारी जाएगी। इस तरह आपके दोनों दुश्मन खत्म हो सकते हैं महाराज। फिर आपका राज जानने वाला कोई ना होगा। राम 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 राम, ग्रंथु महाराज ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। और मुझे तो ये खुशी है महारानी कि मैं राजकमल और आप ग्रंथु ना हुए, वरना मैं तो मारा गया था। और ये आपको मेरे ऊपर अभी तक विश्वास नहीं है महारानी। मेरे भाग की खोट है, वरना मैं तो आपको दिल से गुरु मान चुका हूं और चेले के लिए गुरु भगवान समा होता है। खैर, मैंने तो ऐसे ही मजाक में यह बात कही थी। आप अपने काम के लिए तैयार रहें। मैं तैयार हूं महारानी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ग्रंथु महाराज ने कहा और फिर कुछ सोचते हुए बोले। परंतु महारानी, एक बात मेरे मन में खटक रही है। वो क्या? राजकमल ने पूछा। फर्ज करें भानुमति ने आपको गंगा में धक्का दे दिया, महाराज ने देख लिया, सब काम हो गया। महाराज ने जब भानुमति से पूछगुछ की तो क्या भानुमति मौत के खौफ से सब कुछ ना बता देगी और मैं तो फिर भी ना बच सकूंगा। आप चिंता ना करें महाराज, तसल्ली रखकर अपना काम करें, बाकी सब काम मेरा है। राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा। और गुरुदेव रामशंकर, महाराज गर्दन झुकाते हुए बोले और फिर खड़े हो गए। आज्ञा दें गुरुदेव। राजकमल ने मुस्कुराते हुए उन्हें जाने की इजाजत दे दी। महाराज के जाते ही रूपा अंदर आ गई। उसने आते ही शरारत से दोनों हाथ जोड़े और झुकते हुए बोली, गुरुदेव। बस शरारत ना कर रूपा, होशियारी से काम करना है। जब भगवान दास को बुला ला। जो आ गया गुरुदेव। और सब इतना महान साधु आपको गुरुदेव मानता है तो मैं बेचारी किस गिनती में हूं? रूपा ने कहा और मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। राजकमल किसी सोच में गुम हो गई। उसका शैतानी जहन जबरदस्त मंसूबाबंदी कर रहा था। भगवान दास को उसने पूरी स्कीम समझा दी थी। आज आखिरी बार वो उसे और उसका काम याद दिला रही थी। थोड़ी देर के बाद रूपा भगवान दास को लेकर अंदर आ गई। भगवान दास ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। रूपा उसे छोड़कर बाहर निकल गई। क्या आ गया है महाराज? भगवान दास ने पूछा। समय आ गया है भगवान दास, राजकमल ने पुर इसरार आवाज में कहा। कब महारानी? आज 4 बजे।
दास अपना काम ठीक ठाक अंजाम देगा महारानी, आप चिंता न करें, भगवान दास ने कहा। हरियाला की वजारत तुम्हारी मुंतजिर है भगवान दास, मैं और तुम मिलकर हरियाला की तकदीर बदल देंगे। ऐसा ही होगा महारानी, ऐसा ही होगा, भगवान दास ने खुशी से भरपूर आवाज में कहा। बस अब तुम जाओ और होशियारी से काम करो, एक एक घड़ी का ख्याल रखना, अगर जरा सी भी देर हो गई तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। भगवान दास खेल बनाता है महारानी, बिगाड़ता नहीं, भगवान दास ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर राजकमल को प्रणाम करता हुआ चला गया। उसके जाने के बाद रूपा फिर अंदर आ गई। राजकमल किसी सोच में गुम थी, इसलिए वह उसके चरणों में बैठ गई और राजकमल की शक्ल तकने लगी। चंद मिनट के बाद राजकमल चौंकी और उसने मुस्कुराते हुए एक गहरी सांस ली। क्या सोच रही है रूपा? रानी जी के बारे में सोच रही हूँ और मेरा तो मन डर रहा है रानी जी, रूपा ने कहा। क्यों? बस जो खतरनाक खेल होने वाला है, भगवान का उसका नतीजा अच्छा ही हो। भगवान ना करे जो आप पर कोई बला आए और आपकी बला मेरे सर आ जाए। चिंता न कर रूपा, वही होगा जो गोंदनी चाहेगी, गोंदनी ने बड़े एतमाद से कहा। और रूपा रंबू चमार के पैदा होने वाले उस इफरत को खौफ और दहशत से देखेगा। 4:15 बजे थे जब भानुमति तैयार होकर राजकुमार के महल में पहुंच गई। राजकमल भी तैयार बैठी थी और दोनों एक दूसरे के गले लग गईं। और फिर भानुमति ने कहा, क्या तुम तैयार हो राजकमल? हाँ दीदी, राजकमल ने मासूम आंखें पिटपटाते हुए कहा। महाराज से आज्ञा ले ली, रात ही को बात कर ली थी, क्या जवाब दिया? उन्हें क्या इतराज होता, मैं अपनी दीदी के साथ जा रही हूँ, राजकमल ने मोहब्बत से भानुमति के गले में बाहें डालते हुए कहा। और भानुमति ने प्यार से उसकी पेशानी चूम ली। अब तो राजकमल का आखिरी वक्त है और जिस कदरों से मोहब्बत का बर्ताव कर लो, वो सोच रही थी। चंद मिनट के बाद दोनों रानियां महल के एक हिस्से में खड़ी हुईं और रथबान ने बैलों को हंकाना शुरू कर दिया। रथ महल से निकलकर गंगा की सीमा चल पड़ा और रास्ते में भानुमति और राजकमल बातें करती रही थी, दुनिया जहान की बातें। राजकमल की बातें सुनकर सोच रही थी भानुमति कि क्या ये कम अकल इतनी ही मासूम है? क्या इसकी मासूम अदाओं ने हमारे प्रणाम लाल को दीवाना बना दिया है? बहरहाल कुछ भी हो, वो नागन है और नागन कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, जहरीली होती है। उसे कुचल डालने के बाद ही शांति मिलती है। राजकमल डूबकर मर जाएगी। भानुमति चंद रोज अदाकारी करेगी, महाराज का दिल बहलाने के लिए वो सब कुछ करेगी और महाराज मोम हो जाएंगे और फिर वो उन्हें बच्चे की खुशखबरी देगी। और जब हरियाला का राजकुमार पैदा हो जाएगा तो महाराज राजकमल को बिल्कुल भूल जाएंगे, फिर भानुमति के अलावा और कौन होगा? चुनाचा वो भी राजकमल से उल्फत का इजहार कर रही थी। थोड़ी देर के बाद रथ गंगा के किनारे पहुंच गया। गंगा के एक सुनसान घाट का इंतखाब किया गया था जहां एक खूबसूरत कश्ती मौजूद थी। सजी सजाई कश्ती में एक मांझी मौजूद था और कवि हिकल तंदुरुस्त, जिसका इंतखाब भानुमति ने किया था। उसने उस शख्स को उसके वजन के बराबर अशरफियां देने का वादा किया था और उससे राजदारी की कसम ली थी। बहरहाल भानुमति ने भी अपने तौर पर काम मुकम्मल कर लिया। रथ से उतरकर वो कश्ती पर सवार हो गईं और मांझी ने पतवार खींचने शुरू कर दिए। कश्ती गंगा की लहरों पर बहने लगी। शाही कश्ती थी और जिसकी एक सिमत कोर थी और उसमें बैठने के लिए नरम और आरामदायक गद्दियां लगी हुई थी। राजकमल दिलचस्पी से गुनगुनाती लहरों को देख रही थी। बड़ी जीदार औरत थी और एक खौफनाक हादसा होने वाला था। एक भयानक ड्रामा खेला जाने वाला था और वह उसके लिए पूरी तरह तैयार थी। लेकिन क्या मजाल के चेहरे के नकूश बदले हों, जबकि भानुमति का बुरा हाल था और कश्ती में कदम रखते ही उसके बदन में ईंठन होने लगी थी, दिल होलने लगा था, तबीयत मतलाने लगी और अगर उसके चेहरे पर निगाह डाली जाती तो खौफ और दहशत के इलामात साफ नजर आ सकते थे। कश्ती आगे बढ़ती रही और फिर वो किनारे से बहुत दूर निकल आए। मांझी ने उसे लहरों के रहमो करम पर छोड़ दिया और अब वो पतवार भी नहीं चला रहा था। क्या सोच रही हो दीदी? राजकमल ने भानुमति को मुखातब किया और भानुमति उछल पड़ी। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, उसने खुश्क हलक को तर करते हुए कहा। खौनख्वार शक्ल वाले मांझी ने पलटकर उन दोनों को देखा और भानुमति का चेहरा फक हो गया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है दीदी, चलो वापस चलें, मांझी कश्ती मोड़ लो, राजकमल ने कहा। नहीं नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, मेरी तबीयत, मांझी जल्दी करो।
जल्दी करो मांझी। और भानुमति चढ़ते हुए सांसों पर काबू पाते हुए बोली और मांझी उठ खड़ा हुआ। उसका मजबूत बदन साफ झलक रहा था। राजकमल उसे देखने लगी और अचानक भानुमति भी उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे का रंग बदल गया था और आंखों में दीवानगी नजर आने लगी। तो तूने मेरा सुहाग लूट लिया है चंडाल, और तू मेरे बालों को भी खत्म कर देना चाहती है। मगर अब तेरा आखिरी समय है और मैं तुझे। उसने राजकमल के बाल पकड़ लिए। दीदी! राजकमल जोर से चीखी। दीदी, और तुम्हें क्या हो गया है? वो भानुमति से बाल छुड़ाते हुए बोली। लेकिन उसी वक्त ताकतवर मांझी ने पीछे से उसे पकड़ लिया और दूसरे ही लम्हे राजकमल उछलकर पानी में जा पड़ी। उसने एक दहशतनाक चीख मारी, लेकिन अपनी कामयाब चीख पर वो मुस्कुरा रही थी। और उसकी चीख के साथ ही एक और चीख काफी फासले से सुनाई दी, जो राजकमल के कानों तक पहुंच गई। उसने इत्मीनान से पानी में गोता लगाया और नीचे ही नीचे तैरने लगी। अपने गांव में उसने तालाब में तैरने की खासी मशक की थी और वो एक अच्छी तैराक थी। परनाम लाल दरबार में मौजूद थे। आज दरबार खास था। रियासत के जरूरी अमूर पर बहस हो रही थी और परनाम लाल इस बहस में मसरूफ थे। उस दरबार में गैर मुतल्लक लोगों को आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ग्रंथु महाराज की बात दूसरी थी। उन्हें महल के किसी हिस्से में किसी भी वक्त आने से कौन रोक सकता था। चुनाचा वो आंधी और तूफान की तरह अंदर दाखिल हुए। परनाम लाल और दूसरे लोग चौंक पड़े और ग्रंथु महाराज का चेहरा बभूका हो रहा था। वो तकरीबन दौड़ते हुए परनाम लाल के पास पहुंचा और परनाम लाल के करीब पहुंचकर उन्होंने लरसती हुई आवाज में कहा, दरबार बंद कर दे प्रणामी, तेरी दुनिया खत्म हो रही है। जल्द कर, उठ यहाँ से, जल्दी उठ जा प्रणामी। उन्होंने परनाम लाल का बाजू पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। महाराज परनाम लाल बुरी तरह उछल पड़े और दूसरों के चेहरे पर भी खौफ के फैल गए। क्या बात है महाराज, क्या हो गया? परनाम लाल ने बदहवासी से पूछा। तू जीता ना रहेगा प्रणामी, मेरी बात सुन, अकेले में मेरी बात सुन। महाराज ग्रंथु अदाकारी की इंतहा पर पहुंचे हुए थे। परनाम लाल उन्हें लिए हुए दरबार हाल ही के कोने में पहुंच गए। जल्दी बताओ महाराज, क्या बात है? बहुत बड़ी खटिया है प्रणामी, बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। राजकमल ने कहा। राजकमल कहाँ है? महल में होगी। नहीं, वो गंगा की सैर को गई है। परनाम लाल को याद आ गया। जल्दी जा मूर्ख, जल कण डगमगा रहा है और मेरी देर मुझे धोखा नहीं दे सकते। मेरी बात मान ले प्रणामी, राजकमल पर बहुत बुरा समय है और उसका जीवन खतरे में है। जा उसे बचा ले, वरना साधु की मौजूदगी बेकार हो जाएगी। जल्दी जा, देर ना कर। और परनाम लाल के हाथ पांव फूल गए। वो सख्त सरासीमगी के आलम में दरबार से निकल कर भागे। ग्रंथु महाराज का काम खत्म हो गया था। परनाम लाल को उस तरह दौड़ते देखकर दरबारी भी उनके पीछे भागे। परनाम लाल राजकमल के महल में पहुंच गए थे और सबसे पहले उन्हें रूपा मिली और उन्होंने रूपा को शानों से पकड़ लिया। रूपा, राजकमल कहाँ है? रानी भानुमति के साथ गंगा की सैर को गई हैं महाराज, रूपा ने लरसते हुए कहा और वह हकीकत हाल से वाकिफ थी। और कौन है उनके साथ? दोनों तनहा हैं, रातबाण उन्हें ले गया है, रूपा ने कहा। लेकिन महाराज ने पूरी बात भी नहीं सुनी थी। उन्होंने दरबारियों में से 2-3 आदमियों को साथ लिया और बदहवासी के आलम में बाहर निकल आए। वो राजपाट भूल गए थे। अफरा तफरी के आलम में घोड़े लाए और उन पर ज़ैनें भी नहीं डाली गई थी और फिर सब गंगा की तरफ दौड़ पड़े। परनाम लाल का घोड़ा इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ रहा था। उन्हें उस घाट के बारे में भी नहीं मालूम था जहां राजकमल और भानुमति गई थी। ताहम वो एक घाट पर पहुंच गए जहां कश्तियां खड़ी थी। कैसी शान और कैसा इत्मीनान! एक बिल्कुल आम सी कश्ती में महाराज कूद गए और उनके साथी भी कश्ती में कूद गए और वो हमें कश्ती खींचने वाले पकड़ कर ले गए। महाराज परनाम लाल की बुरी हालत थी और उनका शरीर कांप रहा था, होंठ खुश्क थे, आंखें फटी हुई थी। कश्ती चलाने वालों के साथ दरबारी भी शामिल हो गए। जानसारी का से बेहतर मौका कौन सा था और कश्ती तेज रफ्तारी से गंगा के बहाव पर चल पड़ी। महाराज की आंखें दूर तक का जायजा ले रही थी। ताहद्दे निगाह गंगा का चौड़ा पाट फिरा हुआ था। दूर तक कोई कश्ती नजर नहीं आ रही थी। शाम की क्लासल बढ़ती जा रही थी और कश्ती कमान से निकले हुए तीर की तरह आगे बढ़ रही थी। और फिर दूर से एक रंगीन शय नजर आई और महाराज चौंक पड़े। उन्होंने गौर से देखा, कश्ती ही थी और बड़ी सज धज से अंदाजा होता था कि शाही कश्ती है।
मांझी इनाम के लालच में फन दिखा रहे थे और कश्ती की रफ्तार तेज से तेज होती जा रही थी, यहां तक कि अब दूसरी कश्ती साफ नजर आने लगी। लेकिन उस पर एक होशरबा मंजर देखकर महाराज परनाम लाल अपनी चीख न रोक सके। परनाम लाल की निगाहों ने दूर ही से भानुमति और राजकमल को पहचान लिया, लेकिन सूरत हाल ये थी कि भानुमति ने राजकमल के बाल पकड़े हुए थे और वो उसे कश्ती से धकेल रही थी। राजकमल मदाफत कर रही थी। राज! परनाम लाल पूरी कुव्वत से चीखे, मैं आ रहा हूं राज। लेकिन उनकी आवाज कश्ती तक नहीं पहुंची। फिर परनाम लाल और उसके साथियों ने कवि हिकल मांझी को राजकमल की तरफ बढ़ते देखा। मांझी ने राजकमल को उठाया और पानी में उछाल दिया। राजकमल की नन्ही सी चीख सुनाई दी थी और उसके साथ ही परनाम लाल भी पूरी कुव्वत से चीखे। उन्होंने गंगा में छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन दरबारियों ने उन्हें पकड़ लिया और फिर दरबारी चीखे, मांझियो, राजकमल का जीवन बचाओ, अशरफिया में तोल दिया जाएगा, जो मांगोगे मिलेगा। और कश्ती पर सवार मलाहों ने बीक वक्त पानी में छलांग लगा दी। परनाम लाल पागलों की तरह गंगा की लहरों को घूर रहे थे और अब शायद दूसरी कश्ती पर से भी उसी कश्ती को देख लिया गया था। दूसरी कश्ती के मांझी ने गंगा में छलांग लगा दी। वो समझ गया था कि खेल बिगड़ गया है। दरबारियों ने कश्ती और दूसरी कश्ती की तरफ खींचना शुरू कर दी और चंद मिनट के बाद ये कश्ती दूसरी कश्ती के करीब पहुंच गई। दूसरी कश्ती पर भानुमति मौजूद थी और उसका चेहरा साकत था, पत्थर की तरह। और फिर उसकी निगाह परनाम लाल पर पड़ी और दूसरे लम्हे उसने पागलों की तरह कहका लगाया, तुम्हारी राजकमल को गंगा की लहरों ने निगल लिया। महाराज, हाँ, मैंने बदला ले लिया और उस कलंकनी ने मेरे सुहाग पर डाका डाला था और उसने तुम्हें छीन लिया था। अब भानुमति का राज होगा, सिर्फ भानुमति का राज। और फिर वो एकदम खामोश हो गई। ऐसे लगता था जैसे उसे होश आ गया हो। वो सरासीमा निगाहों से परनाम लाल और दरबारियों को देखने लगी। परनाम लाल अब भी खामोश थे और वो गंगा की लहरों को देख रहे थे। फिर जब मल्लाहों ने राजकमल के जिस्म को पानी से निकाला तो वो चीख पड़े, राज! मल्लाह राजकमल को कश्ती की तरफ ला रहे थे और उन्होंने उसे कश्ती में पहुंचा दिया। दरबारियों ने उसके भीगे हुए जिस्म पर कपड़ा डाल दिए और उसमें जिंदगी तलाश करने लगे। और फिर एक बूढ़ा तजर्बेकार चीखा, यह जिंदा है महाराज, राजकमल जिंदा है। और महाराज बेहोश राजकमल से लिपट गए। भानुमति की आंखों में तारीकी छाई हुई थी और उसकी जहनी हालत बार बार खराब हुई जा रही थी। उसे अपने दिमाग पर काबू रखना मुश्किल हो गया और रास्ते में भी कई बार उसने उल्टी सीधी बकवास की थी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी। उसे अपने दिमाग पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। उसे एहसास था कि वह खुद ही अपने जुर्म का इंकशाफ कर चुकी है और अब बात संभाले ना संभलेगी। वो पागल हुए जा रही थी, लेकिन इस वक्त कोई उसका हमदर्द नहीं था। कोई ऐसा नहीं था जिससे वो मशवरा करती। सबकी आंखों में नफरत के जज्बात नजर आ रहे थे। वह सब उसे खशूनत नजरों से घूर रहे थे। महाराज ने अभी तक उससे एक लफ्ज नहीं कहा था और रह रहकर उसके दिल में ग्रंथु महाराज का ख्याल आ रहा था कि काश वो किसी तौर पर ग्रंथु महाराज से मिल सके और वही उसी घटना का उपाय बताएंगे। लेकिन उसकी ख्वाहिश का इजहार हमाकत था। कौन उस वक्त उसकी बात मानता? और सब लोग उसे दरमियान में लिए हुए चल रहे थे। और फिर उसे उस महल में ले आया गया, उसके कमरे में लाया गया और तमाम बांदियों को भगा दिया गया। तब एक कमरे में उसे बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी गई और कुछ लोग पहरे पर मुतय्यन कर दिए गए। भानुमति अपने ही कमरे में बंद थी और वह छप्पड़ खट पर बैठी अपने जहन को संभालने की कोशिश कर रही थी। दिमाग था कि फटा जा रहा था कि यह सब क्या हुआ। महाराज वहां कैसे पहुंच गए और उन्हें कैसे पता चल गया? राजकमल कैसे बच गई? तमाम बातें उसकी समझ से बाहर थीं। सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह थी कि वो खुद अपने जुर्म का इकरार कर चुकी है। अब कौन उसे महाराज परनाम लाल के अताब से बचा सकता था? राजकमल भी जिंदा बच गई और वो खुद सब कुछ बता देगी। फिर ऐसा कौन है जो उसे निजात दिलाए और कौन इस समय उसकी मदद करेगा? क्या ग्रंथु महाराज? लेकिन वो क्या कर सकेगा? वो तो खुद भी फंस जाएगा। उस साधु ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल बेकार निकला और उसने अपना सब कुछ उसे दे दिया। लेकिन ग्रंथु उसके लिए कुछ भी तो नहीं कर सका। ठीक है, अगर मैं खुद मरूंगी तो उसे भी ना छोड़ूंगी। कई मिनट तक वो उसी तरह बैठी रही और फिर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के बाहर पहरेदारों की आवाज़ें आ रही थी और फिर अचानक दरवाजे पर 3 बार दस्तक सुनाई दी और वो चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। लेकिन दस्तक उसके लिए नहीं थी,
जिसके लिए थी वो छप्पड़ खट के नीचे से निकल रहा था और ये भगवान दास था जिसने मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ था और उसके हाथ में भानुमति ही का खंजर था, तेज और चमकदार खंजर। भानुमति को जब कमरे में किसी दूसरी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो देर हो चुकी थी। भगवान दास उसके सर पर पहुंच चुका था और भानुमति ने उसे देखा और वो दहशत से चीख पड़ी, लेकिन उसकी चीख भगवान दास के चौड़े हाथ में दबकर रह गई। भगवान दास का दूसरा हाथ आगे बढ़ा और जिसमें खंजर मौजूद था और दूसरे लम्हे खंजर भानुमति के दिल में प्युसत हो गया। भानुमति के कमजोर हाथ पांव भगवान दास की गिरफ्त में कांपे और उसके पहलू से खून का फव्वारा छूटा, लेकिन उसकी चीखें भगवान दास के हाथ के नीचे ही दब गईं। उसके तड़पते हुए जिस्म को भगवान दास थामे हुए था और वह भानुमति को उस वक्त तक थामे रहा जब तक उसमें जान रही, और फिर जब उसका जिस्म ठंडा हो गया तो भगवान दास ने एहतियात से उसे जमीन पर लिटा दिया। भानुमति का खून उसके पैरों से खींचकर उसके मुर्दा हाथ की भेंची हुई भानुमति का खंजर उसके पैरों से खींचकर उसके मुर्दा हाथ की भेंचे हुए हाथ में दे दिया और फिर कमरे में अपनी मौजूदगी के निशान मिटाने लगा। इस काम से फारग होकर वह दरवाजे पर पहुंच गया और उसने उसी अंदाजे से दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी और जिसे बाहर से सुनाई दी थी और वह दरवाज़ा जल्दी से खुल गया। भगवान दास तेजी से बाहर निकल गया और दरवाज़ा बंद करके खड़ा हो गया। बाहर खड़े हुए दोनों पहरेदारों ने आगे पीछे से उसका जायजा लिया और बोले, ठीक है, कोई निशान नहीं है। भगवान दास ने पुरस्कून अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर एक तरफ चला गया।